हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय में। आज का जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, वो प्रधानमंत्री के बारे में और महान्यायवादी के बारे में। प्रधानमंत्री के बाद जो प्रधानमंत्री का पद होता था पहले, उनके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी देंगे जो अब पद नहीं है। और प्रधानमंत्री जो क्या होते हैं कि शासन व्यवस्था की जो वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। और जो महान्यायवादी होते हैं, भारत के सर्वोच्च जो विधिक अधिकारी होते हैं, उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के बारे में बताएंगे। तो प्रधानमंत्री क्या होता है, संसदीय प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। तो जो संसद होती है, वो संसद की जो प्रणाली होती है, कार्य करने की प्रक्रिया होती है, तो संसदीय प्रणाली में जो प्रधानमंत्री का जो पद होता है, वह उसका क्या होता है, महत्वपूर्ण पद होता है। क्या होता है, महत्वपूर्ण पद किसका होता है, प्रधानमंत्री का होता है। और शासन की वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में होती हैं, तो प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। तो शासन की जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वे किसके हाथ में होती हैं, प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माण एवं जो संचालन करते हैं वो कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसका संचालन किया जाए या उसका निर्माण किया जाए, तो उसके लिए जो पद बनाया गया है, जो प्रमुख पद है, वह किसका है, प्रधानमंत्री का है। हमने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, जब आपको संघीय मंत्रिपरिषद पढ़ाया था, तो उसमें कहा था कि संघीय मंत्रिपरिषद का गठन इसलिए किया गया था कि जो राष्ट्रपति के कर्तव्य होते हैं, राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं, उसमें सहायता और उनको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद गठित की जाती है। फिर बताया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री होते हैं और उसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री, और फिर बाद में इस तरीके से ये समूह हो जाता है। तो बात समझ आ गई, मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होते हैं। एक तो प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, और उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। इनके माध्यम से जो समूह होता है उसको मंत्रिपरिषद कहा जाता है। अच्छा, मंत्रिमंडल क्या होता है, तो मंत्रिमंडल जो होता है उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनको मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो इस बात को आपके समझ में आई होगी। इस बात को भी ध्यान रखना कि लॉर्ड मार्ले कौन थे, लॉर्ड मार्ले थे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के नींव का पत्थर कहा है। मंत्रिपरिषद का जो नींव का पत्थर है वो किसको बताया है, प्रधानमंत्री को बताया है। किसने बताया, लॉर्ड मार्ले ने बताया। उनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वह मंत्रिपरिषद के नींव का पत्थर होते हैं। क्यों कहा है, इसलिए कहा है क्योंकि जब मंत्रिपरिषद समाप्त होती है, कब समाप्त हो जाती है, जब प्रधानमंत्री क्या कर दें, त्याग पत्र दे देते हैं, तो मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इसी कारण कहा है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद नींव का पत्थर होते हैं। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। अगली बात याद रखना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो किस आर्टिकल में है। तो इस बात को ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति के बारे में बताया गया, आर्टिकल 75 का जो 1 है उसमें बताया गया है। और नियुक्ति करता कौन है, तो जो नियुक्ति करते हैं वह राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल में है, तो 75 के 1 में बताया गया। क्या किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति को नियुक्त करने की पावर है, क्या किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। वह पहली शर्त यह है कि जो प्रधानमंत्री बनाया जाएगा वह बहुमत दल का नेता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुमत दल का नेता होना चाहिए। और इस बात को भी ध्यान रखना कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। क्या, संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। ज़्यादातर जो प्रधानमंत्री बनते हैं वे लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। अभी तक जो प्रक्रिया चलती आई है, जो अभी तक प्रधानमंत्री बने हैं, ज़्यादातर वह किसके थे, लोकसभा के ही सदस्य
थे। लेकिन क्या राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बनने के लायक होता है, प्रधानमंत्री बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि कहा गया है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए और राज्यसभा संसद का ही सदन होता है। ऐसी एक उदाहरण है कि पहली बार जब इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनाई गई थी तो वह क्या थी? राज्यसभा की सदस्य थी, जो 1966 में बनाई गई थी। राज्यसभा के सदस्य थी, वह लोकसभा की सदस्य नहीं थी। यहाँ तक बात समझ आ गई। अगला पॉइंट है कि संसद के सदस्य अगर नहीं हैं और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो संसद के सदस्य नहीं हैं, तो संसद के सदस्य अगर नहीं है तो संसद के 6 माह के अंतर्गत संसद का सदस्य बनना चाहिए। तो ये शर्त है कि संसद के अगर सदस्य नहीं है तो वह क्या कर रहे हैं? 6 माह के अंतर्गत संसद की सदस्यता प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। इस बात को भी ध्यान रखना। प्रधानमंत्री के कार्य एवं अधिकार, प्रधानमंत्री के कार्य कौन से होते हैं और अधिकार कौन से होते हैं? तो प्रधानमंत्री क्या होता है? व्यावहारिक रूप से प्रधानमंत्री ही भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। क्या कहा गया है कि कार्य और अधिकार में अगर पूछा जाए तो व्यावहारिक रूप से प्रधानमंत्री ही भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होते हैं। मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल में हमने बताया कि कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उनकी जो अध्यक्षता करते हैं वे प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। आर्टिकल 78 को याद रखना। आर्टिकल 78 में ये बताया गया कि प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के बीच संवाद की कड़ी कहा है। क्या कहा है आर्टिकल 78 में? आर्टिकल 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के बीच संवाद की कड़ी कहा है। कि कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वह मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कोई भी बात चलता है तो उसमें प्रधानमंत्री की विशेष भूमिका होती है, उनका अधिकार लेना विशेष भूमिका होती है। इसी कारण कहा है संवाद की कड़ी कहा है। तो प्रधानमंत्री से संबंधित इतनी ही जानकारी थी, वो आपको समझ में आई होगी। प्रधानमंत्री से इतने ही आर्टिकल हैं, उतने ही बिंदु हैं और अच्छे से समझ में आई होगी। ये अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब थोड़े उप प्रधानमंत्री के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तो जो उप प्रधानमंत्री का संविधान में प्रावधान नहीं है। उप प्रधानमंत्री जो हैं उनके पद का क्या संविधान में कोई प्रावधान है? बिल्कुल नहीं है। तो इसके बारे में ध्यान रखना कि जो उप प्रधानमंत्री होते हैं संविधान में उनके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अब तक कुल कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो अब तक का मतलब है कि जो 8 बने हैं तो उसके बाद बनना ही बंद हो गया है। प्रधानमंत्री का पद अब समाप्त हो गया है, लेकिन किसी परिस्थिति में अगर बनना जाए तो बन सकता है। तो अब तक कितने बने हैं? तो 8 उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो 1947 में बने थे। 1950 तक वह उप प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। नोट पॉइंट ये भी याद रखना कि उप प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। तो जो उप प्रधानमंत्री होते हैं वह किसके रूप में शपथ लेते हैं? तो एक मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। और शपथ दिलाता कौन है? तो शपथ जो दिलाते हैं वह राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वह शपथ दिलाते हैं। अब थोड़ा महान्यायवादी के बारे में जानेंगे। महान्यायवादी जो होते हैं भारत का जो सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं, वह कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं। किस आर्टिकल में महान्यायवादी का पद है? तो आर्टिकल जो 76 है उसमें महान्यायवादी के पद के बारे में बताया गया है। इस बात को याद रखना कि भारत का जो सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है कौन होता है? महान्यायवादी होते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति करते हैं वे कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और जो अगर पूछा जाए कि महान्यायवादी त्याग पत्र किसको देते हैं, तो जो महान्यायवादी होते हैं वह त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है?
महान्यायवादी का जो कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर मंत्री परिषद समाप्त हो जाती है तो महान्यायवादी का भी पद समाप्त हो जाता है। महान्यायवादी का जो नियुक्ति होती है वह मंत्री परिषद की सलाह पर होती है। किसके? मंत्री परिषद की सलाह पर, या कहा जाए प्रधानमंत्री की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। आर्टिकल 76 में बताया गया है। तो महान्यायवादी का पद किसमें है? आर्टिकल 76 में है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। जब मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है, कहने का मतलब मंत्रिपरिषद कब समाप्त होती है? जब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, तो मंत्रिपरिषद अपने आप पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। उसी समय महान्यायवादी का पद भी समाप्त हो जाता है। महान्यायवादी की योग्यताएं क्या होती हैं? तो महान्यायवादी की जो योग्यताएं होती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश कहें या मुख्य न्यायाधीश कहें, कि उनकी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो योग्यता होती है वही क्या होती है? महान्यायवादी की भी योग्यता होती है। महान्यायवादी जैसे इस बात को समझना कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो एक तो योग्यता ये होनी चाहिए कि भारत का नागरिक हो या हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहा हो और हाई कोर्ट में या अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष तक वह पद संभाला हो, तो वह व्यक्ति क्या बन सकते हैं? महान्यायवादी बन सकते हैं। अब इनके कार्य क्या होते हैं? तो कार्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर भारत सरकार को विधिक सहायता। तो बात समझ आई कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देश जो दिए जाते हैं, निर्देशित विषय होते हैं, तो भारत सरकार को विधिक सहायता देने का जो कार्य होता है वह महान्यायवादी का होता है। सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। महान्यायवादी होते हैं, उन्हें सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। आर्टिकल 88 में बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। तो आर्टिकल 88 में कहा गया कि संसद की जो कार्रवाई होती है उसमें महान्यायवादी क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। इस बात को याद रखना, भारत के पहले न्यायवादी कौन थे? भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो उनका नाम था शीतल बार्ड। क्या नाम था? शीतल बार्ड था। और महान्यायवादी के जो नीचे कार्य करने वाले एक तो सॉलिसिटर जनरल होते हैं और 2 सॉलिसिटर जनरल अन्य होते हैं, तो जिनके माध्यम से महान्यायवादी के कार्यों को किया जाता है। तो आज का जो कमेंट बॉक्स में प्रश्न है कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आपके रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने जो डाउट हैं उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।